ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका सोशल साइकोलॉजी की इस क्लास में, जहां पे हम लोग कल पढ़ रहे थे ग्रुप क्या है। ठीक है, हम लोगों ने ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं कहेंगे, बेसिकली ग्रुप के लिए जो शर्तें हैं कि किसको हम ग्रुप कहेंगे, किसको हम ग्रुप नहीं कहेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा समझा है। उसके बेसिस पे हमारी एक डेफिनेशन तैयार हुई और उसके बाद हम लोगों ने ये समझा कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के बारे में हमने बात की। हम उसी बात को थोड़ा और आगे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से फील करते हैं, वो पॉइंट होता है आपका इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप है या कह लो एक ऐसा टाइप ऑफ ग्रुप है जिससे हम लोग अक्सर ही जूझते हैं। ठीक है, कौन सा? कोई ढंग का चलता हुआ मार्कर नहीं है क्या? सारे ब्लू ही हैं, ब्लैक एक भी नहीं है। मेंबरशिप के बेसिस का मतलब सदस्यता के आधार पे, आप किस ग्रुप के सदस्य हो, अगर उसके आधार पे देखा जाए तो जो हमारा ग्रुप है या ग्रुप से हमारी जो बिलोंगिंगनेस है, हम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इवन अभी आप इस ग्रुप में हो, थोड़ी देर बाद विद इन अ सेकेंड आप दूसरे ग्रुप में भी हो सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति एक ग्रुप का समूह का हिस्सा हो गया है तो किसी दूसरे समूह का हिस्सा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इन ग्रुप आउट ग्रुप की हम बात करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोशल साइकोलॉजी में हमारा जो व्यवहार है, जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसमें इन ग्रुप आउट ग्रुप की जो फीलिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल आर सिटिंग हियर, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, आप सब लोग यहां बैठे, क्या है ये? मनोविज्ञान पढ़ने वाले बच्चों का एक समूह है। ठीक, कुछ बच्चे बाहर खड़े हैं, साइकोलॉजी के ही हैं, पर आप क्या कहोगे? सर वो तो थर्ड ईयर के हैं। अभी क्या है, आप जो बोलेगा वो इन ग्रुप इसको फील करेगा, जो यहां बैठे हुए लोग हैं, और जो बाहर हैं, बाहर इन द सेंस जो थर्ड ईयर वाले हैं, उनको आउट ग्रुप के तौर पे देखेगा। ठीक, वहीं जब आप सब लोग नीचे उतर के जाओगे, थर्ड ईयर सेकंड ईयर सब लोग नीचे उतर के जाओगे और पॉलिटिकल साइंस के कुछ बच्चे मिलेंगे, तो तुम लोग क्या कहोगे? हम साइकोलॉजी वाले हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब किस में मर्ज हो गए? साइकोलॉजी में मर्ज हो गए। अब सबकी फीलिंग क्या हो गई? सब कौन से ग्रुप के हो गए? एन ग्रुप के हो गए। पॉलिटिकल साइंस वाले आउट ग्रुप के हो गए। ठीक, अब पॉलिटिकल साइंस वाले और साइकोलॉजी वाले बाहर गए, सीएमपी में गए, हम आईएसडीसी के हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस वाला जो अभी तक आउट ग्रुप था, वो अचानक से क्या हो गया? एन ग्रुप हो गया, और सीएमपी वाले आउट ग्रुप हो गए। अब सीएमपी वाले, ईश्वर शरण वाले गए यूनिवर्सिटी कैंपस, हम एफिलिएटेड कॉलेज से हैं, सॉरी हम कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से हैं, तो वो कहेंगे हम मेन कैंपस से हैं। तो मेन कैंपस क्या हो गया? आउट ग्रुप। आप लोगों का क्या हो गया? एन ग्रुप। ठीक है, ये क्षण क्षण बदलता रहता है। ठीक है, जैसे अभी यहां पे ही है, इसी कमरे में बहुत सारे इन ग्रुप आउट ग्रुप हो सकते हैं। लड़कों का समूह, लड़कियों का समूह, इन ग्रुप आउट ग्रुप। लड़के बात करेंगे, कहेंगे अरे हम लड़के ऐसे हैं, हम लड़के ऐसे हैं। सर वो लड़कियां, उनसे हमसे मतलब नहीं। ये लड़के कहेंगे हे तुम क्या बोल रहे हो, हम लड़कियां ज्यादा बेहतर हैं, तुम लड़कों का। ठीक, तो आपका रेफरेंस बदलता रहेगा। पर जैसे ही मैं कहूंगा सब लोग शांत बैठो, क्या बकवास कर रहे हो? क्या? कुछ नहीं सर, हम लोग सब ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। अब सब क्या बोल रहे हो? हम। ठीक है, तो एक ये भी टाइप है इन ग्रुप और आउट ग्रुप का। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम इसकी बात करते हैं इंटर ग्रुप रिलेशंस की। इंटर ग्रुप रिलेशंस, जिस पे थोड़ा बहुत मेरा काम है, ठीक है, और इसके जो कह लो कि भीष्म पितामह जो इस एरिया के प्रोफेसर आर सी त्रिपाठी सर मेरे मेंटोर भी हैं, तो उनका इस पर बहुत सारा काम है। हिंदू मुस्लिम रिलेशंस को लेके इंडिया में अगर सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किया है, तो मेरी अपनी जानकारी में, बहुत छोटी जानकारी है, फिर भी अपनी जानकारी में सबसे बढ़िया काम प्रोफेसर आर सी त्रिपाठी सर का है। और बहुत सारे पेपर पब्लिश हैं उनके, बहुत सारा अच्छा काम है। ठीक है, होता क्या है, इस क्लास में बैठे हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है अभी हाल फिलहाल, ठीक है, पर अचानक से भी हिंदू मुस्लिम करने लगे तो क्या होगा?
हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, मुस्लिम एक तरफ हो जाएंगे, और तुरंत जानते कौन सी फीलिंग आएगी? हम हिंदू लोग ऐसा करेंगे तो कहेंगे साहब हम मुस्लिम लोग भी ऐसा करेंगे। ठीक, ये इन ग्रुप आउट ग्रुप की फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारे बिहेवियर को चेंज कर देती है, हमारे व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव ले आती है। ठीक है, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो तो मैं आपसे कम से कम ये उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी इस तरीके की भावना आपके अंदर बलवती हो, आपके अंदर जो है हाँ कि हम ऐसा कर देंगे, तो थोड़ा सोचना कि क्या आप कहीं इन ग्रुप आउट ग्रुप के इफेक्ट में तो आके ये काम नहीं कर रहे हो। थोड़ा रैशनल होना, लॉजिकल होना, तार्किक तरीके से सोचना, उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ना। तो ये टाइप्स ऑफ ग्रुप में एक मैं भूल गया था कल, ठीक है, जिसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बारी आती है नेचर ऑफ ग्रुप की। ठीक है ना, सिलेबस में है ना नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, हाँ है कि नहीं? सिलेबस में नहीं है? सिलेबस देखो जरा। नेचर ऑफ ग्रुप, समूह की प्रकृति। बेटा तुम लोग को ना पता हो, मुझे तो पता ही होगा ना। हाँ, मैं दिन में कम से कम 2 बार तुम लोगों का पूरा सिलेबस पढ़ता हूं, पूरा का पूरा सिलेबस। सोचो कितना पढ़ता हूं, 1 पेज का है। हाँ, मेरा एक मित्र था, हम लोगों को फ्रस्ट्रेट करा दिया, एग्जाम है और 1 दिन पहले तक क्रिकेट खेल रहा था। हम लोग गए उससे पूछने के भी कुछ पढ़ दो, कहते भाई हो जाए, काहे परेशान हो रहे? ठीक है भाई। अगले दिन सवेरे मिला, हम सब लोग उसके हिंदू हॉस्टल से हम लोग इधर आ रहे थे यूनिवर्सिटी की तरफ, मेन कैंपस में एग्जाम था, तो आ रहे हैं तो हम लोगों ने पूछा क्या हाल है गुरु, क्या पढ़े? क्या पूरा सिलेबस 4 बार कंप्लीट किया है। हम सब लोगों के होश भागता है, कहां से साला सिलेबस का आधा हिस्सा कंप्लीट करने में पूरी रात निकल गई। हाँ, ये पूरा सिलेबस 4 बार कंप्लीट किया है। हम के कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, मुझे जरा एक्सप्लेन करो। रुक जाओ भी, तुम शांति से करो, बताओ कैसे 4 बार तुम पढ़ दिए? हाँ, 2 पेज ही तो था, 2 पेज का सिलेबस था, रात भर में 4 बार पढ़ा है। ठीक, चलिए हम आते हैं समूह की प्रकृति पे। प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब क्या? जब कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई दफे आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ ग्रुप या नेचर ऑफ फलानी चीज या नेचर ऑफ ढिकानी चीज, तो नेचर का क्या मतलब होता है? क्योंकि आप लोग रटा रटाया जवाब देते हो, आप लोगों को समझना होगा कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका क्या मतलब होता है। होता यह है कि आप लोग जो उत्तर लिख के आते हो ना, वो प्रश्न के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है, कभी कभी नहीं हुआ, किसी जनरेशन में नहीं होगा। मेरी जनरेशन में भी था, मैं भी था, तो मुझे जो आता था मैं वो लिख के आया था। प्रश्न क्या क्या मतलब है? प्रश्न में इतना है ना, ग्रुप, बस हमको ग्रुप के बारे में जो कुछ पता था, जो कुछ ठूसा हुआ था, सब उड़ेल के आए थे, क्योंकि करते हम लोग यही हैं। उसमें पूछा गया होगा या हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी, बस सोशल साइकोलॉजी मिल गया, जो कुछ आता है सब उड़ेल के चले आए। उसमें हिस्ट्री हो चाहे ना हो, बाहर आके भाई साहब सारे पेपर बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया हुआ। ठीक, हमारे गुरुजी समझाया करते थे कि मैं तुम लोग को लाख पढ़ा लूं तो तुम लोग लिखोगे वही जो तुम्हें आता होगा, और टीचरवा पढ़ाएगा वही जो उसको आता होगा। ठीक है, चलिए, तो नेचर का क्या मतलब होता है? नेचर का मतलब होता है, कभी कभी आप लोग डिस्कस करते हैं ना, अरे विवेकानंद सर बहुत खड़ूस नेचर के आदमी। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? खड़ूस नेचर का क्या मतलब हुआ? नहीं, वो तो खड़ूस नेचर तो भाई बिहेवियर है, बट यहां पे नेचर का क्या मतलब हुआ? एन इनबिल्ट प्रॉपर्टी, एक तरीके से इसको अगर सिंपली फॉर्म में कहें और साधारण शब्दों में, एक ऐसा गुण जो आपके अंदर अंतर्निहित है, वो आपका नेचर कहलाएगा। तो कभी कभी लोग कह रहे फलाना अरे बहुत बड़ा अच्छा है, बड़ा जोवियल नेचर का आदमी था, हाँ, बड़ा हंसमुख स्वभाव का था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो हमेशा खुशनुमा रहना जानता है, वो हमेशा खुश रहना जानता है, हंसता मुस्कुराता रहता है, बहुत लोड नहीं लेता है ना। नेचर का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इनबिल्ट हो। ठीक है,
एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इनबिल्ट हो, मतलब आपके अंदर हो, समाहित हो। तो ग्रुप के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो ग्रुप के अंदर हो। जब भी आप समूह को देखें, किसी भी प्रकार के समूह को देखें, तो वो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हर ग्रुप में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, क्या क्या होगा वो ग्रुप? पहला, जो भी ग्रुप होगा वो डायनामिक इन नेचर होगा। डायनामिक को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? हाँ, गतिशील। गतिशील का क्या मतलब हुआ? हाँ, अगर हम मानव के समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ह्यूमंस का ग्रुप है, तो होगा क्या, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा, गतिशीलता होगी, डायनामिज्म होगा। किस सेंस में? कोई किसी से बात कर रहा होगा, कोई कुछ काम कर रहा होगा, कोई गोल अचीव करने की बात कर रहा होगा, कोई गोल अचीव करने के लिए टास्क कर रहा होगा, कोई पावर लेने के लिए किसी की टांग खींचने में लगा होगा, तो कोई पावरफुल बनने के लिए कुछ कर रहा होगा। ठीक है, ग्रुप अगर होगा, इंसानों का समूह होगा, तो वो स्थिर भाव से नहीं होगा कि बन गया ग्रुप बस अब बैठ जाओ। वो व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। हाँ, डिपार्टमेंट का भी हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो भी देखो शांत नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ गतिशीलता होती रहती है। कभी कोई मीम शेयर कर दे रहा है, कभी कोई साइकोलॉजी की बुक शेयर कर दे रहा है, कभी कोई इंपॉर्टेंट नोटिस शेयर कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? हमेशा कुछ ना कुछ उसमें गतिशीलता बनी रहेगी, तभी वो समूह जिंदा रहेगा। याद रखिएगा, जिंदा हो तो डायनेमिज्म होना जरूरी है। जब आदमी एकदम स्थिर हो जाता है तो क्या कहलाता है? हाँ, कहते हैं ना कि ईजी की लाइंस भी, ईसीजी की लाइंस भी जब सीधी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि पत्ता कट चुका है। ठीक है, तो आपका ग्रुप जो होगा वो हमेशा डायनामिक इन नेचर होगा। दूसरा, कोहेसिवनेस। कोहेसिवनेस का मतलब समझते हो? बंधुता होता है, एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूं, पर एक, हाँ, कोहेसिव, कहीं नाम सुना सुना सा लग रहा है, किसी से मिलता जुलता है? एडहेसिव से जुड़ता हुआ नहीं, कोहेसिव एडहेसिव से कहीं सिमिलर साउंड कर रहा है, ठीक है ना, राइम कर रहा है ना। एडहेसिव, एडहेसिव क्या होता है? हाँ, एडहेसिव फेविकॉल में लिखा होता है, अ लॉन्ग लास्टिंग एडहेसिव ना। तो एडहेसिव का मतलब क्या है? जोड़ने वाला। कोहेसिवनेस का मतलब क्या है? कोहेसिवनेस का मतलब भी ऑलमोस्ट एक जैसा वैसा ही है कि जब समूह में लोग होते हैं तो समूह के लोगों के बीच में एक आकर्षण होता है, एक जुड़ाव होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, बंधुता या जुड़ाव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम लोग इस क्लास में बैठे हुए हो और अगर किस क्लास के किसी बच्चे को कोई आए और डांट दे, बाहर का कोई पर्सन, आउट ग्रुप मेंबर कोई आए और क्या करे? डांट दे, तो क्या करोगे तुम लोग? खड़े होगे ना उसके लिए, इसको बोलते हैं खड़े होना। खड़े होगे, तुम देखोगे कि पिटने लायक है कि नहीं, पिटने लायक काम किया को तो कह दो भाई हम नहीं जानते, हटाओ, डिसोन कर दोगे तुरंत। ठीक है, पर अगर पिटने लायक नहीं है तो क्या करोगे? विरोध करोगे। क्यों कर रहे हो ये विरोध? क्योंकि आप जुड़े हुए हो, क्योंकि वो आपके समूह का हिस्सा है। उस जुड़ाव को, उस बंधुत्व की भावना को क्या कहते हैं? कोहेसिवनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेसिवनेस कहते हैं। ये कोहेसिवनेस अगर आपको देखनी हो, समझनी हो, तो किसी हॉस्टल में चले जाइए। अगर बहुत अच्छे समझनी हो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बड़ा ही प्रसिद्ध हॉस्टल है, तो बता सकता है, जो अपने कोहेसिवनेस के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था किसी जमाने में, हिंदू हॉस्टल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी छटे हुए बदमाश हुआ करते थे, मठाधीश हुआ करते थे, पहले वहीं पाए जाया करते। ठीक, और अगर हिंदू हॉस्टल के किसी बच्चे को आपने ऐसे भी कर दिया ना तो पूरा पूरा हॉस्टल खड़ा हो जाता। तो हिम्मत कैसे हुई? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ का एक दोस्त था, हिंदू हॉस्टल में रहते थे वो लोग,
और उसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, लोगों से बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, 2-4 लोगों को हॉस्टल में, टोटल 2-4 लोगों को जानता था। मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, ऑलमोस्ट हॉस्टल के हर एक कमरे के बारे में आइडिया था, हर एक विंग के बारे में आइडिया था कि किस विंग में कौन कौन रहता है, किसका किधर कमरा है। उस बंदे को 2-4 लोगों के अलावा पूरे हॉस्टल के बारे में नहीं पता था। एक दिन सब्जी लेने गया, और अक्सर होता है सब्जी लेने गया, किसी बात पे सब्जी वाले से कहासुनी हो गई, उसने मार दिया उसको। और बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत लहीम सहीम टाइप का आदमी हो, छोटा सा नाटेगत का था, दुबला पतला सा। और आया, उसकी आंखों में आंसू आंसू थे। मुझे अच्छे से याद है कि क्रिकेट का मैच हो रहा था, हम लोग वहीं बैठ के उसको देख रहे थे, आंखों में आंसू लिए आ रहा था। इतने में जो है किसी कोई दोस्त देख लिया होगा, तो दौड़ते हुए आया, कहा भैया फलानुआ को जो है सब्जी वाला मारी से। कहा कौन मारी? अरे भैया क्रिकेट विकेट सब बंद, विद इन 5 मिनट 150 लोगों की टीम जो है गई है। और फिर उसके बाद जो तोड़ फोड़ की है उन्होंने, मैं उसको वो मतलब अच्छा नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बंधुता है, जो जुड़ाव है, जो कोहेसिवनेस है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन के बाद से वो लड़का पूरे हॉस्टल का मुरीद हो गया, एक एक कमरे में जाने लगा, लोगों को जानने लगा। ठीक है, आज की डेट में वो बंदा जो कहते हैं एसडीएम है, ठीक, और हो सकता हो आने वाले समय में कहीं और अच्छी पोजीशन पे हो जाए, बट वो अभी भी याद करता है, कहता है मेरे हिंदू हॉस्टल के दिन सबसे बड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको, अच्छा, हॉस्टल के लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। कहता है उसका बैच बना हुआ है पूरा व्हाट्सएप पे, कहता है सब लोग जुड़े हुए, सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं। कोहेसिवनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर किसी ग्रुप में कोहेसिवनेस नहीं है, इसका मतलब वो ग्रुप सही मायनों में काम नहीं कर रहा है। कोहेसिव होना बहुत जरूरी है। जब तक बंधुता नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। ग्रुप के लेवल पे तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हर एक ग्रुप में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, कम या ज्यादा, पर पाया जाएगा। ठीक, ओके। तीसरा, किसी भी ग्रुप की जब हम बात करेंगे तो हम नॉर्म्स की जरूर बात करेंगे, मानक। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भी जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप देखेंगे, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप निर्माण की प्रक्रिया किस हिसाब से, समूह निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं, जब हम उसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि नॉर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्यों होते हैं हर एक समूह में नॉर्म्स क्यों होते हैं। क्योंकि समूह बनने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है नॉर्म्स, मानक है। जैसे आप लोगों के लिए कुछ मानक है ना, क्या मानक है? कि क्लास में बैठे बैठे उबासी नहीं लेनी है, हाँ, बड़ा बड़ा मुंह नहीं फाड़ना है, पराठा खा के नहीं आना है। हाँ, पराठा खा के आओगे तो जरूर पक्का जो है सवेरे सवेरे क्लास में, तो सवेरे कहाँ आया, तो दोपहर हो गई, समोसा खा के आई हो, तो कहा इतना बड़ा बड़ा मुंह खुला है भाई? रात में सोते होते नहीं हो क्या? हाँ, लेट से सोते हो, और कितना लेट सोना है भाई? हाँ, चलो, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शुरुआत की पहली ही क्लास में क्या बताया था, मेरी क्लास में कोई भी आए कोई भी जाए, कुछ बोलना नहीं है, मेरी क्लास का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको आना हो आओ और जाना हो जाओ, आई डोंट केयर, मुझे पढ़ाना है, मैं अपने फ्लो में पढ़ाऊंगा। और जब भी मेरा फ्लो बिगड़ता है तो आप लोगों ने देखा है कि मुझे कितना क्रोध आता है। ठीक, क्यों? ये क्या है? बेसिकली दिस इज नॉर्म, ये एक मानक है, स्थापित कर दिया गया। दूसरा मैंने क्या कहा था कि अगर आप क्लास में मौजूद रहोगे, प्रेजेंट रहोगे 70-80%, तो आप निश्चिंत हो जाना, प्रैक्टिकल में आप पास हो जाओगे। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ध्यान देना, ये पब्लिक डोमेन में जाएगा कि मैं गारंटी लेता हूं प्रैक्टिकल पास करा दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने क्लासेस अटेंड की हैं, उसके भी नंबर्स होते हैं, और उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर क्लास में बैठे हो कुछ ना कुछ तो सुनोगे ना, जब कुछ सुनोगे तो कुछ ना कुछ एग्जाम के दौरान याद आएगा ना कि पगला कुछ तो बता के गया था। हाँ, ठीक, चलो, तो वो नॉर्म्स हैं। ठीक है, नॉर्म्स के बाद और क्या होता है भाई? ये 3 चीजें हमें समझ में आ रही हैं। नॉर्म्स के बाद हम लोगों ने कल बात की थी इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरैक्शन की। पारस्परिक निर्भरता और साहचर्य।
ठीक, पारस्परिक निर्भरता होगी ही होगी, मैंने कल भी समझाया था। समूह होगा तो लोग एक दूसरे को जानेंगे ही जानेंगे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम होगा ही होगा। ठीक है, जब ये सब काम होगा, आप जानोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरैक्शन भी होगा, इंटरडिपेंडेंस भी होगा। कोई आज आया है, कोई कल नहीं आया। जैसे आज कौन कौन नया आया है? आप आए हो, और कौन आया है? तुम आई हो। क्यों आई? हाँ, इधर बीच में मेरी क्लास नहीं चल रही थी, खबर यही थी बाजार में। फिर जब कल से जो है कहते हैं बाजार में खबर फैली कि विवेकानंद सर वापस आ गए हैं, हाँ, तो कई बुद्धिजीवी वर्ग के प्राणी सो के उठ के चले आए हैं। तुम भी नहीं थे ना कल की क्लास में? देखा, मेरी आंखों में रजिस्टर लगा हुआ है, अटेंडेंस यहाँ होती है। ठीक, चलो, तो किसी ने खबर दी होगी, किसी ने शेयर किया होगा कि हाँ आज क्लास चली है, फलाने सर की क्लास चली है, चलो चलना है। ठीक है, इतनी पॉपुलैरिटी तो मेरी है, मान सकता हूं ना? ठीक है, चलो, तो इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे आपकी जो निर्भरता है वो होगी ही होगी, और आप एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे ही करेंगे। ये ज्यादातर चीजें क्या हैं? क्या हैं? ये आपके किसी भी ग्रुप में ये गुण पाए ही जाएंगे। ठीक, इसके अलावा क्या है? कॉमन गोल। कॉमन गोल, कॉमन गोल का मतलब क्या हो? तो सीधी सी बात है, जब भी हम शुरुआत करते हैं ग्रुप पढ़ाने की, तो सबसे पहला टर्म जो यूज करते हैं वो है कि अ कलेक्शन ऑफ पीपल, 2 और मोर देन 2 पीपल, हाँ, हैविंग अ कॉमन गोल। 2 या 2 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, किसके लिए? एक साझा लक्ष्य के लिए, कॉमन गोल के लिए इकट्ठा होना, वो क्या है? वो समूह की शुरुआत कराता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी समूह बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा ही होगा, कॉमन गोल होगा ही होगा। ठीक, कोई ऐसा ग्रुप बना है आपका जिसका कोई गोल ना हो? भाई मान लिया अभी आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो आप लोग कहीं नौकरी धंधा करने लगोगे तो क्या होगा? आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, या जो उस जमाने में जो भी एप्लीकेशन रहेगा या जो कुछ भी रहेगा उस पर ग्रुप बनेगा। कैसा ग्रुप बनेगा? फलाना साइकोलॉजी बैच। ठीक, अब आपको सब इसका तो कोई गोल नहीं दिख रहा। क्यों? गोल है, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे का स्टेटस जानना, एक दूसरे के संपर्क में बने रहना, ये उद्देश्य है। ठीक, वो क्लास की बातों को वो दोबारा याद करना, नॉस्टैल्जिक फील करना, ये उस ग्रुप का उद्देश्य होगा। ठीक है, एक दूसरे की मदद करना भी होगा कि मान लिया कोई किसी को जरूरत है। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस की क्लास का एक बैच है, 2005 बैच कंप्यूटर साइंस, तो उसमें जो कहते हैं हम लोग एक दूसरे को पता रहता है कि कौन कहाँ है, क्या है। तो अगर मान लिया किसी को जरूरत है तो लिख देता है, भाई कोई बढ़िया डॉक्टर जानते हो क्या इलाहाबाद में, बता दो, या फलाना बहराइच में कोई समय है क्या, पोस्टेड है क्या किसी आधिकारिक पोस्ट पे। तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करते रहते कौन कहाँ पे। ज्यादातर जो मेरे दोस्त हैं उनका, भाई इलाहाबाद में ही हो, तुम यूनिवर्सिटी में ही हो, ये फलाना काम करवा दो यार। उनके अच्छा भेजो, कोई ना कोई संपर्क सूत्र निकल ही आएगा, काम करा देंगे। तो ये क्या है? एक दूसरे से हम लोग जो जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप बना हुआ है, उसका एक उद्देश्य है कि हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे का अपडेट लेते रहें। कभी गाहे बगाहे किसी शहर में हम जाते हैं तो वहां पे अगर हमारा कोई दोस्त है तो वो स्वागत करता है, मिलता है, जुलता है। ठीक, तो ये कॉमन गोल हमेशा, कोई भी ग्रुप होगा उसका कॉमन गोल जरूर होगा। उस कॉमन गोल के बिना कोई भी ग्रुप काम नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक जो चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, अरे कोई न कोई कॉमन सिमिलैरिटी होगी। क्या होगा? कॉमन सिमिलैरिटी होगी। ठीक है, जैसे अभी मैं इनसे पूछूंगा, बेटा तुम 3 लोगों का ग्रुप क्यों है? हाँ, तुम लोग कुछ लोग ना, कुछ दोस्त आपस में अपना ग्रुप बनाए रहते हैं। तो एक बिटिया है तो पास आउट हो गई, 3-4 लोगों का, उन लड़कियों का अपना ग्रुप था। तो हमने कहा इस ग्रुप का क्या मतलब है? तो कहते कुछ नहीं सर, हम सब झल्ले हैं इसमें। झल्ले का मतलब सोचते हो ना? हाँ, थोड़ा सा पेच ढीला होना।
कई सारे पेच ढीले वाले सब इसमें हैं सर, ठीक है। किसी का एक थर्ड ईयर आपके पास हो गए, 2-3 दोस्त थे, उनका क्या कॉमन इंटरेस्ट था, कॉमन सिमिलैरिटी क्या थी, तीनों को मार्वल सीरीज बड़ी पसंद थी। हाँ, मार्वल सीरीज पता है ना, एवेंजर्स की, क्या मार्वल सीरीज बड़ी पसंद थी, वो तीनों के पास भाई कलेक्शन थे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब हम लोग इसलिए साथ में रहते हैं क्योंकि हम लोग को जो कहते हैं फलाने किस्म की मूवीज अच्छी लगती हैं, मतलब जो हॉरर मूवीज हैं या सस्पेंस थ्रिलर्स हैं, या फलाने लोग हैं कि भाई हमें नॉवेल्स अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों का समूह है क्योंकि साहब वो कविता विता लिखते हैं, ठीक। तो आप लोगों के पास कुछ ना कुछ कॉमन सिमिलैरिटी है, सम टाइप ऑफ सिमिलैरिटी वुड बी देयर, कुछ ना कुछ समानता आप लोगों के बीच में होगी, तभी क्या बनेगा, तभी समूह बन पाएगा। वो हो सकता हो, समानता ये भी हो सकती है कि आप फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में रहते हो, मतलब आसपास रहते हो सकता हो जब आप इलाहाबाद में नहीं हो, किसी दूसरे शहर में हो, तो आपका एक ग्रुप बने इलाहाबादी, ठीक है। हाँ, मैं भी एक ऐसे ही ग्रुप का हिस्सा हूं, बट क्योंकि मैं इलाहाबाद में वापस आ गया हूं, जब दिल्ली में था तो उसमें था भोकाली इलाहाबादी, तो उसमें जितने भी इलाहाबाद के स्टूडेंट जो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं या कहीं कुछ पोस्टेड हो गए, कुछ भी काम धाम कर रहे हैं, तो वो सब उस ग्रुप में थे, ठीक। उद्देश्य केवल इतना था कि किसी को रूम शेयर करना है, किसी को किसी और चीज़ होता तो वो सब उस पर शेयर हुआ करता था। कॉमन टाइप ऑफ सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। अच्छा, इसके अलावा जो मैं भी आपको हॉस्टल वाला एग्जाम्पल देके बता रहा था, एक और चीज़ आती है, वो है, मैं इसको यहाँ लिख दूँ, बिलोंगिंगनेस। स्पेलिंग गलत तो नहीं है बिलोंगिंगनेस की, GING होगा ना, हाँ अच्छा, हाँ यहां से बताते हैं GING, बिलोंगिंगनेस, या फिर कह लो सेंस ऑफ वी। सेंस ऑफ वी का मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोग समूह के बारे में बात करते हैं तो क्या शब्दावली यूज करते हैं, मैं नहीं, हम, ठीक है। होगा कोई, अरे सर हम लोग आ रहे थे, सर आया अकेले है, बोल क्या रहा है, सर हम लोग आ रहे थे, सर हम लोग जा रहे थे। हम का मतलब क्या है, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। तो कोई भी ग्रुप होगा तो उसमें जो मेंबर्स हैं उनको एक बिलोंगिंगनेस की एक वी फीलिंग हमेशा आएगी। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको हॉस्टल के एग्जांपल से बताया था, जब आप ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी तो आपको एक चीज की और फीलिंग आएगी, सुरक्षा। किसकी, सुरक्षा। आप जैसे ही कहीं पे मान लो फॉर एग्जांपल आप CMP में हो और CMP के लड़कों ने चारों तरफ से घेर लिया है आपको, हाँ, और अचानक से आपको ISDC का कोई 2-4 बच्चे दिख जाते हैं, तो तुरंत आपको कैसा फील होता है, कोई आ रहा है, अब हम भी थोड़ा सा पावरफुल होंगे। मान लो 20 लड़कों ने घेर रखा था और 20 लड़के जो है उधर से ISDC के आपको दिख गए, तो सबसे पहले क्या कहते हो, रुक जाओ 2 सेकंड रुको, बस आने दो, बताते हैं तुमको। अभी तक भीगी बिल्ली बन के खड़े थे कि भैया गलती हो गई है, जैसे ही अपने लोग दिखे, अब बताओ साले क्या करना है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट हाँ नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे भी जाएगा, ठीक है, इस वजह से वो करना है। ये नेचर ऑफ ग्रुप है, यह आपको किसी भी समूह में देखने सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको लगता है कोई और गुण जो आपसे मुझसे छूट रहा हो तो आप बता सकते हो, हाँ ठीक। ये नेचर है। नेचर का मतलब क्या हुआ कि भैया ये आपको हर एक समूह में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कम ज्यादा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, पर ये सब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए इसको मिटा दें, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। नहीं भी किया है तो क्या करना है, वीडियो तो है ही है, हाँ हाँ।
अब हम आ जाते हैं जरा दूसरे एक अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है फॉर्मेशन या स्टेज फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ गुण इसी के आएंगे, ठीक है ना। मैं बोलता चलता हूं, आप लोग सुन लो उसको। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, एसेंस ऑफ वी फीलिंग, वो हमारे नेचर में भी था, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी है, उसके गुणों में है कि भैया आपको सेंस ऑफ वी, जो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, वो आपको ग्रुप में देखने को मिलेगी। वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी है, लक्षणों में भी है, ठीक है। ये सारे लक्षण सभी समूहों में नहीं पाए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी में पाया जाएगा, किसी में कम पाया जाएगा, पर जो नेचर है वो सब में पाया जाएगा, ठीक। कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ कि भाई ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ आप लोगों का इंटरेस्ट या जो रुचि है वो कहीं ना कहीं एक जैसी होगी, तभी आप, हाँ, एक ऐसे लोगों का भी समूह बन सकता है जो केवल बाटा के प्रोडक्ट खरीदने पे इंटरेस्टेड हो। मैंने देखा है, तभी मैं बोल रहा हूँ, बाटा ब्रांड यूजर्स। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब हम जो एप्पल कंपनी है केवल उसी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक। तो उन लोगों का भी अपना एक समूह है, ठीक है। तो इस तरीके के जो कुछ ना कुछ कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, एकता की भावना, बंधुत्व की भावना जिसको हम बोलते हैं ना, एकता की भावना आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। एकता की भावना, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि एकता और भावना अलग अलग हैं, वो एकता की भावना है, ठीक है। कोई एकता है तो नहीं ना क्लास में, तो कोई भावना भी नहीं है ना, तब ठीक है। हाँ, पता लगे इतने जोक्स क्रैक कर रहा हूँ, गुस्सा आ जाए वो लोग, ठीक है। रिलेटेडनेस टू ईच अदर, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ाव आप व्यक्तिगत तौर पे भी करते हैं, एक सामूहिक स्तर पे भी करेंगे और एक व्यक्तिगत तौर पे भी करेंगे, क्योंकि किसी भी समूह में आप जाओगे तो आपके कुछ पसंदीदा लोग होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनको आप पसंद नहीं करते हो या कम पसंद करते हो, ठीक है। होगा ना, क्या फलाना है ग्रुप में, अब क्या बताएं, एक जने तो हैं वो बहुत अच्छा है, XYZ है, उनसे बस भाई साहब मिल जाए तो मन करता है, देखते मन करता है जूते उतार के मारे। हाँ, होता है ना, क्लास में भी कुछ होंगे जो आपके मित्र होंगे और कुछ होंगे जो दुश्मन होंगे। यस सर ना, हाँ, ठीक है। कॉमन वैल्यू, वैल्यू का मतलब समझते हैं, हाँ, सोशल वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। वैल्यू का मतलब मूल्य नहीं, वैसा वाला मूल्य नहीं, हम सामाजिक मूल्य की बात कर रहे हैं। सामाजिक मूल्य का मतलब क्या है कि हमारे कुछ सामाजिक मूल्य हैं जो हमें सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। वैल्यूज जो हैं वो हमें सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, टीचर्स आए तो उनका रेस्पेक्ट करना है, टीचर जब क्लास में एंटर करे तो खड़े हो जाना है, बड़े बुजुर्गों को देख के सम्मान देना है, अगर आप बैठे हुए तो कोई बड़ा आपसे खड़ा है तो आपको अपनी कुर्सी उसको ऑफर कर देनी है। ये सब क्या है, दीज आर द सोशल वैल्यूज, ये हमें सिखाई जाती हैं। वो जो सदाचार की क्लासेस हुआ करती थी ना, वो किस लिए होती थी, वो इन्हीं वैल्यूज को आपको इनकॉर्पोरेट कराने के लिए होती थी, आपके अंदर ये वैल्यूज को डालने के लिए ये सारी चीजें की जाती, ठीक। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने समूह से कहीं ना कुछ प्रत्याशा भी रखते हो। प्रत्याशा का मतलब समझते हो, हाँ, कि आपकी क्या प्रत्याशा है साइकोलॉजी के ग्रुप से। हो सकता हो कोई लड़की उधर बाहर खड़ी हो, का एक्सीडेंट हो जाए, साइकोलॉजी के कुछ बच्चे अगर उसको जाते हुए दिखाई दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, कि वो 3rd ईयर में है कि 1st ईयर में है कि MA में है, एक दूसरे को तो सब आप लोग जानते ही हो, MA के बच्चे कौन है, PhD के कौन है, 3rd ईयर के कौन है, 1st ईयर, कोई बहुत बड़ा डिपार्टमेंट तो है नहीं, छोटा सा डिपार्टमेंट है हमारा, तो एक दूसरे को हम सब लोग जान रहे हैं। पर मान लिया अगर से कोई वो बगल से ही बाइक मतलब आपको पास कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो तो कम से कम आके मदद करेंगे ना। पर जब अगर वो मान लिया मदद ना करें, तब कैसी फीलिंग आएगी, हाँ, खराब वाली फीलिंग आएगी ना। अगले दिन हो सकता है आप कॉलेज में आओ, बताओ सर एक्सीडेंट हो गया, तो ये लोग वहीं से जा रहे थे सर, देखे तक नहीं, आप आके एकदम जिसको कहते हैं ना ओरहन दोगे, सुनाओगे, शिकायत करोगे कि साहब वो लोग जा रहे थे बगल से, देखे तक नहीं, ठीक है। तो हमारी कुछ जो ग्रुप है उससे कुछ ना कुछ प्रत्याशाएं भी होती हैं। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ, ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ कुछ कह लो एक तरीके से
जिम्मेवारियां होना। अगर आप समूह के मेंबर हो तो कुछ आपके ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ आपकी जिम्मेवारी हैं कि आपको करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समूह के व्यक्ति हो तो आपकी जिम्मेवारी ये बनेगी कि आप अपने समूह में समरसता ले आइए। समरसता का मतलब क्या है कि सब लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, एक दूसरे से प्रेम भाव से बातचीत करें। ये काम किसकी जिम्मेवारी है? ये समूह के सदस्यों की जिम्मेवारी है ना। बाहर वाला तो आएगा, खुद ही चला जाएगा, हाँ तुम्हारे समूह के तो तुमको पीठ पीछे जो है कह रहे बहुत कुत्ता किस्म का आदमी है, हाँ। तो अब आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? तो दोनों जब वो बोल के जाए कुत्ता किस्म के आते, दोनों कुत्तों को जैसे लड़ने लगेंगे। तो आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप उन दोनों के बीच में क्या करें? समझौता कराएं, सुलह समझौता कराएं, या कुछ बोलें कि अरे यार समझो उस बात को कि वो दूसरा पक्ष है, वो तो चाहेगा ही कि हमारे बीच में लड़ाई हो। जैसे सरकार चाहती है कि कभी भी हिंदू मुस्लिम एक होकर न रहें, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक आदेश आया था कि अपने दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगवाई जाए कांवड़ यात्रा के दौरान। मैं मानता हूं कि कुछ लोग हैं जो बदतमीजियां करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की धर्मों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। उसके लिए आप लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को समझदार बनाइए, हाँ, बजाय इसके कि आप और कट्टरता फैला रहे हैं कि साहब अब दुकानों के सामने नाम लिखा होगा। अब मैं अभी गिनाने लगूं तो नवरात्र चल रहा है, देवी जी का महीना है, अरे देवी जी का दिन चल रहा है, मैं भी 9 दिन व्रत हूं, ठीक, पर आधे से ज्यादा जो चीजें नवरात्र की पूजा पाठ में इस्तेमाल हो रही है वो मुस्लिम हाथों से बनी हुई, हाँ। जो नहीं दिख रहा वो सब स्वीकार्य है, और जो दिखेगा तो ऑब्वियस ही बात है, जो दिखने वाला कोई कहां स्वीकार करेगा। हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, कलावा, वो ज्यादातर मुसलमान परिवार बनाते हैं। बड़ा शुद्ध माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, हाँ। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि एक बंदे ने अपने ठेले पे लिख रखा था कि ये मनोज का ठेला है, इस पे केले मिल रहे हैं, पर ये रहमान के खेत के केले। अब बताओ क्या करोगे? ऐसे भी लोग हैं जो सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, पर दिक्कत यह है कि ज्यादातर सरकार के पीछे लगे रहते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार का विरोधी नहीं हूं या इस सरकार का विरोधी नहीं हूं, मैं सारी सरकारों का विरोधी हूं। सारी सरकार का मतलब दोस्तों, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी की रही हो, या और भी जो पुरानी सरकारें हैं या जो भविष्य में भी आएंगी, उनका भी विरोध होगा गलत बातों पे। जो गलत चीज है वो गलत चीज है। मैंने कल भी आपसे कहा था, ये सामाजिक ताना बाना जितना लचर होगा सरकारें उतनी स्थिर होंगी, ये सामाजिक ताना बाना जितना मजबूत होगा सरकारें उतनी अस्थिर होंगी। और मुझे समहाउ ऐसा लगता है, अस्थिर का मतलब ये नहीं कि बदल रही हैं, अस्थिर का मतलब है कि वो अपने निर्णय सोच समझ के लेंगी। डिक्टेटरशिप नहीं आने पाएगी सरकारों में, लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप का आ जाना बहुत खराब है। ये अंत है लोकतंत्र का। अगर कोई डिक्टेटर आके बैठ जाए, वो डिक्टेटर तब नहीं बैठ पाएगा जब हम मजबूत होंगे। तो हम ही कमजोर होंगे तो ऑब्वियस ही बात है डिक्टेटर ही आके बैठेगा, तब तो डिक्टेटरशिप ही चल पाएगी। चलिए अब हम आते हैं फॉर्मेशन या स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, समूह निर्माण की प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, वो बेसिकली 4 स्टेजेस में, 4 या 5 स्टेजेस कह लीजिए, 4/5 स्टेजेस। याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। ठीक, समूह ऐसे ही नहीं बन जाता है। समूह बनता है तो उसके कुछ चरण होते हैं, और वो चरण आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। पहला, स्टेज 1, फॉर्मेशन या फॉर्मिंग कह लीजिए। फॉर्मिंग। स्टेज 2,
स्टॉर्मिंग, स्टेज 3 नॉर्मिंग, स्टेज 4 परफॉर्मिंग, ये ऑप्शनल स्टेज है। स्टेज 5 ऑप्शनल इन द सेंस, हम बताते हैं क्यों। एडजर्निंग, ठीक है, मिलना, लड़ना, मानक बनाना, निष्पादन करना, और समाहित होना, समाहित होना या समाप्त होना। ठीक है, इसको मंत्र के तौर पे याद कर लो। कैसे याद करना है? मंत्र के तौर पे। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, सब में इंग 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 आ रहा है। ठीक, हाँ, भूल जाओ तो बस चिंता करना, सर इंग 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 इंग, हाँ, कहते सर अपने हिसाब से आप देख लो कौन सा क्रम लगेगा, किस हिसाब से लगेगा। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। आप लोग मिलोगे, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, फर्स्ट ईयर की क्लासेस याद कर लो अपनी, जब पहली बार मिले थे तो पहली बार मिलने के बाद कुछ दिनों बाद पक्का है लड़ाई हुई होगी, किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई जरूर हुई होगी। हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी? अजीबोगरीब ग्रुप है, इसका मतलब ग्रुप ही नहीं है। हाँ हाँ, तुम लोग मिलते ही कहाँ हो? हाँ, ठीक है, कहीं कोई भी समूह बनेगा तो सबसे पहले लोग मिलेंगे। लोग मिलने के बाद क्या होता है? अक्सर स्टॉर्मिंग होती है, अक्सर नहीं हमेशा होती है। स्टॉर्मिंग का मतलब ये नहीं कि एकदम जूतम पैजार हो रहा है, नहीं, वैसा वाला नहीं। स्टॉर्मिंग का मतलब है मतभेद होंगे, किसी बात पे लेके एक राय नहीं बनेगी, कुछ कहा सुनी होगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चीजें डिसाइसिव फेज में आएंगे कि नहीं, अब ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। मैं एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, हस्बैंड एंड वाइफ, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में स्टॉर्मिंग की जो स्टेज है वो शादी से कुछ पहले भी आ जाती है, कुछ शादी के बाद आती है। पर अरेंज मैरिज में स्टॉर्मिंग वाली स्टेज शादी के बाद ही आती। शादी हुई, फॉर्मिंग हो गया, अब स्टॉर्मिंग। तुमने टॉवल यहाँ क्यों छोड़ दिया? तुम जूता वहां के क्यों उतार देते हो? तुम मोजा जूते में क्यों नहीं रखते हो? तुम हाथ धो के क्यों नहीं खाना खाते हो? हाँ, अच्छा, तो तुमसे तुम कहते हैं समय पे तैयार हो जाए, तुम समय पे तैयार काहे नहीं होती हो? तुमसे कहते हैं चीजें अपनी सही जगह से रखा करो, भूल जाती हो रख के, मुझे ढूंढना पड़ता है, ये काहे करती हो? तुम काहे इतना पैसा खर्च करती हो? हंस तो ऐसे रहो बेटा जैसे तुम्हारे साथ गुजर रही हो। नहीं, मेरे साथ तो गुजर चुकी बेटा। हाँ, मैंने इसलिए बोला ना कि लव मैरिज में कुछ आधे पहले होता है, कुछ बाद में होता है। ठीक है, तो भाई अगर आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में होगे तो ऑब्वियस ही बात है, क्या होगा? कुछ लड़ाइयां शादी से पहले होंगी, फिर इस बात पर सुलह समझौता हो जाएगा, नहीं अब तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी तो तुम ऐसा करना। इस बात को लेकर नियम कानून बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये डिसीजन होता है कि नहीं भाई चलो अब जो है जिंदगी भर साथ रहना है, तो शादी हो गई। अब शादी हो गई, देखो प्यार के साथ एक जानते हो अच्छी चीज क्या है? दिन भर में चंद घंटे के लिए मिलना है, तो चंद घंटे तुम उसके नखड़े उठा लोगे, चंद घंटे वो तुम्हारे नाटक झेल लेगी। ठीक, शादी के बाद 24 घंटे 7 दिन एक ही छत के नीचे रहना है बेटा। हाँ, तब हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई होगी कि तुम हमसे बाल क्यों नहीं कटवाते हो? अरे तुम तो कहते थे कि तुम बाल ऐसे करते हो, तो इसी बात पे तुम्हें फिदा हो गई थी, अब कहते तुम बाल नहीं कटवाते हो? कहते हाँ, उस समय इतने बाल नहीं हुआ करते थे। हाँ, कहते तुम कहे नहीं ढंग से रहती हो, तुम पहले तो इतना बढ़िया मेकअप वेकअप करके आती थी, तो कहे तुम पैसा कहाँ देते हो? अब इतना पैसा दो तो मैं मेकअप करूं, मेरे बाप के पास तो पैसा था, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फुक्कड़ आदमी, गलती हो गई तुमसे शादी करके। लड़ाई ऐसी हो गई लगेगा कि अब बस सेपरेशन ही बचा है। तो चंद घंटे बाद क्या होगा? शादी के बाद अक्सर ये हो जाता है मियाँ बीवी का हाल कि काना के देखे जीव जर जाए, देखे बिन रहो न जाए। ये मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, काना को देखे जीव जरे मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखने में एकदम चिड़ मच जाती है, पर अगर 2 घंटा दिखे नहीं तो फिर चिंता भी होने लगती, कहाँ गया, क्या कर रहा है।
भाई बहन में होता है, माँ और बच्चों में होता है। माँ को वैसे बड़ा प्यार आएगा, पर जब वो परेशान करने लगता है, हर जब दिखो नहीं हो गया ऐसे। अगर मान ले बच्चा कहीं जाके खेलने लगे 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, 20 मिनट बाद खुद माँ पूछे कहाँ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉर्मिंग वाली स्टेज आती है, स्टॉर्मिंग होती है। स्टॉर्मिंग के बाद हम किस पे आ जाते हैं, नॉर्मिंग पे, क्योंकि आप हमेशा लड़ झगड़ नहीं सकते हो। तो आप क्या करते हो, धीमे धीमे चीजों को एक बीच का रास्ता निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मिंग। नॉर्मिंग का मतलब है हम अपने मानक बना लेते हैं, उन मानकों के आधार पर फिर हमारा जीवन चलता है, ठीक है। अब आप लोग जब अपने मम्मी पापा को देखते होंगे तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि मम्मी चुपचाप सुन रही है पापा को, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि अगर अभी बोली तो ये फट जाएंगे। तो ये मानक बन चुका है कि अभी कुछ नहीं बोलना है। पर जैसे ही पिताजी शांत हुए, तब मम्मी का एकदम विकराल जो है काली स्वरूप, चंडी स्वरूप आएंगे, तब पिताजी को ढंग से सुनाएंगे। हाँ, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी है, आप देख रहे हो कुछ गड़बड़ हो गया है, पर मम्मी पापा एकदम गुस्से में लाल हैं, शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक डिसीजन हुआ है कि बच्चों के सामने लड़ना नहीं है। जैसे मैं और सोनम हैं, ठीक है, हम लोगों का एक डिसीजन है कि नहीं, बच्चों के सामने नहीं लड़ना। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने मम्मी पापा को लड़ता हुआ देखेंगे तो क्या फीलिंग आएगी कि माँ बाप लड़ते हैं, इस तरीके से लड़ा जा सकता है, ये फीलिंग तो नहीं देनी ना। वो जब बड़ा होगा, उसकी जब पत्नी होगी, तो वो क्या अपनी पत्नी से लड़े है, ये तो मैं नहीं चाहूंगा, ना सोनम चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे कुछ एक ऐसी चीज सीखें जिसको वो अपनी लाइफ में यूज करें, अच्छे तरीके से यूज करें। तो ये क्या है, ये नॉर्म्स ही तो हैं जो हमने बना लिए हैं, ठीक है। जब हमारे तमाम तरीके के नॉर्म्स बन जाते हैं, तब हम किस पे आ जाते हैं, परफॉर्मिंग पे। अब हमें वो टास्क कंप्लीट करना है जिस टास्क के लिए हम लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। वो कॉमन गोल जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे, उसको हमें अचीव करना है। उसके लिए हम लोग मिलेंगे और क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। और जैसे ही लक्ष्य मिल जाएगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, लक्ष्य प्राप्ति के बाद द एंड, ठीक है, टाटा बाय बाय, समाप्त। पर होता यह है कि कई समूह ऐसे होते हैं जिनके लक्ष्य जो है कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब, जैसे ये संस्था है हरिजन सेवक संघ, हाँ, हरिजन सेवाश्रम जो कहते हैं, जो संस्था है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है कि जो समाज में आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे दलित हैं, पिछड़े हैं, हाँ, उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यह हमारी संस्था का उद्देश्य है ना। और ये उद्देश्य क्या 4 साल में पूरा हो जाएगा, 5 साल में पूरा हो जाएगा? भाई मेरी जानकारी में तो पिछले 50 साल में पूरा नहीं हुआ है, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो एक बार समूह बना और वो अब क्या हो रहा है, आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो इसीलिए जो 5वीं स्टेज है, वो मैंने क्या कहा था, ये ऑप्शनल है। कुछ समूहों में ये मिलेगी और कुछ समूहों में ये नहीं मिलेगी। वो समूह जिनके लक्ष्य प्राप्त करने योग्य हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद जो ग्रुप है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल नानावटी कमीशन, हाँ, गोधरा कांड की जांच के लिए बनाया गया है कमीशन। जो गोधरा कांड की जांच समाप्त हो गई, रिपोर्ट सबमिट कर दी, नानावटी कमीशन क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक। तो इस तरीके के जो होंगे उनमें एडजर्निंग वाली स्टेज भी आएगी, पर जिसमें लक्ष्य ऐसा है जो प्राप्त नहीं हो सकता, हाँ, वो उसका क्या मतलब होगा कि फिर वो कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। उसमें केवल कितनी स्टेजेस होंगी, 4 स्टेजेस होंगी, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट, कठिन है कुछ, याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि हर साल सवाल पूछा जाता है। आप लोग आंसर उठा के देख लीजिएगा, हर दूसरे तीसरे साल आपसे जरूर पूछा जाएगा, समूह निर्माण के चरणों के बारे में बताएं, समूह निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताएं, हाँ, डिस्कस द स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। तो आपको यही लिखना है, ठीक, सेटिस्फाइड है? चलिए, थैंक यू सो मच। क्लास यहीं पे हम लोग रोकते हैं, कल नहीं, अब उसके बाद मिलेंगे हम लोग कब, अब हम लोग मिलेंगे 14 को। आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे भगवान श्री राम ने, हाँ, एक पापी का नाश करके, हाँ, इस दुनिया को बचाया था, हम लोगों के अंदर भी थोड़ा बहुत राम है ना, थोड़े बहुत तो राम होंगे ही। तो हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि हम लोग भी अच्छा काम करें और क्लास में बात ना करें। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, कचर 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 कचर। एक बार एक लड़कियों का समूह, हाँ, नियाग्रा फॉल देखने के लिए गया था, तो उसमें गाइड को बोलना पड़ा कि आप लोग जरा शांत हो जाएं तो हम लोग पानी के गिरने की आवाज सुन सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।